डॉक्टर साहब, इस तरह से आपने जो गाय के दूध के बारे में और उनके पोषक तत्वों के बारे में इतनी जानकारी दी, इस तरह से ही क्या भैंस के मिल्क यानी कि बुफेलोज मिल्क और गोट्स मिल्क, इनमें भी कुछ ऐसे ही गुण हैं? जी, मैंने आपको बताया जो ये A1 A2 मिल्क का जो ये है, जो चक्कर है, ये समझना ज़रूरी है। तो ये जो हमारी इंडियन काव है, बोस इंडिकस, इसमें जिस तरह की जीन्स हैं, उन जीन्स के कारण प्रीडोमिनेंटली, मुख्यतः ये जो बॉस इंडिकस इंडियन काव है, इसका मिल्क जो है वो बाय एंड लार्ज A2 मिल्क है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हानिकारक नहीं है, अच्छा है। भैंस के दूध में आप कह सकते हैं 50-50, भैंस के दूध में वो जीन्स हैं। 50-50 ना कहें तो मैं कहूँगा चलो 70-30 कह सकते हैं आप, एक रफली, कि भाई उसमें भैंस के दूध में भी A2 मिल्क ही है, बट A1 का भी असर है, मिल सकता है। गोट की बात करें तो गोट मिल्क में भी ज़्यादा प्रीडोमिनेंस A2 मिल्क के, तो वो भी सेफ है। और सबसे सेफ तो ह्यूमन मिल्क है। ह्यूमन मिल्क इज 99% A2। इससे इतना प्रूव होता है कि जब A2 मिल्क, ह्यूमन मिल्क ने, नेचर ने, प्रकृति ने, खुदा ने, भगवान ने जब ह्यूमन मिल्क को A2 बनाया है, तो वही मिल्क हमें पीना चाहिए जो A2 है। तो ये भी एक लॉजिक है। और जहाँ तक जर्सी का है और विदेशी गायों का है, उसमें प्रीडोमिनेंटली मुख्यतः A1 मिल्क है, जिसका संबंध मैंने बताया हार्ट डिजीज से, स्किज़ोफ्रेनिया से, टाइप 1 डायबिटीज जो बचपन से होने वाली डायबिटीज है, पूरी जिंदगी रहती है, और ऑटिज्म, इन चारों से उसका पाया गया। तो इस बारे में और अध्ययन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और प्रमाण इसी तरफ हैं कि जो हमारा अपना जो मिल्क है, ये सबसे पौष्टिक है और सबसे अच्छा है। डॉक्टर साहब, बचपन में हम ये सुना करते थे, शायद आपने भी सुना हो, कि गांव में अक्सर या दादी और परदादी इस बारे में कहा करती थी कि गाय का या बछड़े का यूरिन जो होता है, यानी गोमूत्र जो हुआ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो क्या इस बात पे आप कोई रोशनी डालेंगे? आपको जान के ये सुखद आश्चर्य होगा कि 3 अमेरिकन पेटेंट्स, 3 US पेटेंट्स हैव बीन ग्रांटेड टू काउ यूरिन डिस्टिलेट, यानी कि और केवल देसी गाय के यूरिन में, भैंस के में नहीं, गोट के में नहीं, इंडियन काउ के यूरिन में ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई गई हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने 3 इंटरनेशनल पेटेंट्स दिए हैं, जिसमें उसके अंदर बायो एनहांसर, बायो मॉड्यूलेटर एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर, यानी कि अगर हम इंडियन काउ यूरिन का डिस्टिलेट समझते हैं, वाष्प करके उसको वापस लिक्विड बनाना, उस डिस्टिलेट को अगर हम एंटीबायोटिक के साथ देंगे तो एंटीबायोटिक ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, एंटी कैंसर के साथ देंगे एंटी कैंसर ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर मतलब वो इम्यूनिटी को हमारे को चेंज कर सकती है, हमारे को इम्यूनिटी को इस तरह से कर सकती है कि उसका हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल हो। तो ये कितनी बड़ी बात है। मगर आश्चर्य की बात यह है, इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर इसकी तरफ सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है, डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया है, और ये एक बड़ा नेग्लेक्टेड सा विषय है, क्योंकि शायद हम ये समझते हैं कि जो हमारी पुरानी चीज़ है, जो वेदों में लिखी है या आयुर्वेद में लिखी है या कहीं लिखी है, वो घिसी पिटी है, वो शायद बेकार है। ये हमारी मानसिकता है, मैं ऐसा समझता हूँ। इवन हम डॉक्टर्स की भी है, जो कि ठीक नहीं है। अगर साइंस कहती है कि इंडियन काव के यूरिन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और US पेटेंट हमें मिलता है, सो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट? हम क्यों नहीं यूज करते उसको? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का शोर मचा हुआ है पूरी दुनिया में, कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक 2020 तक फेल हो जाएगी, तो उसको हम रोकने के लिए क्यों नहीं हम इंडियन काव के यूरिन का इस्तेमाल करते? ये मेरा कहना है कि ये एक हमारा एक तरह से वीक पॉइंट मैं कहूँगा, ये ब्लाइंड स्पॉट है कि जो चीज़ हमें अपनी पुरानी है या हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई, उसको हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहते। यही बात काव यूरिन के या काव मिल्क के साथ में मुझे लगता है हो रही है। डॉक्टर साहब, ये तो वही बात हो गई कि सोए हुए को जगाना तो आसान होता है, पर जो सोने का ढंग कर रहा हो, यानी कि जो अपने ही संस्कृति से अनभिज्ञ हो, उसे जगाना तो मुश्किल ही है एक तरह से। जी डॉक्टर साहब, इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ क्या किसी अन्य जानवर या किसी अन्य पशुओं में भी पाई जाती है? मैंने आपको काउस यूरिन की जो प्रॉपर्टीज़ बताई, बायो एनहांसर, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, ये प्रॉपर्टीज़ आश्चर्य की बात है केवल
बॉस इंडिकस यानी इंडियन काउ के यूरिन में ही मिली, भैंस के यूरिन में नहीं मिली और किसी में नहीं मिली। तो ये अपने आप में क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि अभी तक केवल एक ही जानवर निकल के आया है, अभी तक, आगे निकल जाए तो मैं नहीं कह सकता, जिसके यूरिन में ऐसे गुण हैं कि एंटीबायोटिक को एनहांस कर दे, एंटी कैंसर की एक्टिविटी को बढ़ा दे, सेल्स की इम्यूनिटी को बढ़ा दे, सेल की फेगोसिटिक एक्टिविटी को बढ़ा दे। डॉक्टर आर.एस. चौहान हैं जो हमारे देश के मूर्धन्य वैज्ञानिक हैं, वो डायरेक्टर रहे हैं IVRI के, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। उन्होंने वर्षों अध्ययन किया है, उन्होंने ये आर्टिकल्स लिखे हैं, वो एक जर्नल चलाते हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ काउ, इंडियन काउ, ऐसा एक जर्नल चलाते हैं। उन्होंने कई सेमिनार्स मैंने उनके अटेंड किए हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, वो इस बात को खुद उन्होंने सिद्ध किया है कि इंडियन काउ का जो यूरिन है वो अपने आप में एक औषधि है, ऑफ कोर्स शुद्ध किया हुआ, वाष्पीकृत किया हुआ डिस्टिलेट यूरिन, एंड ही इज ए वेल नोन साइंटिस्ट, और भी डॉक्टर्स ने किया है। तो इसलिए इस बात पर हमें गौर करना ही पड़ेगा सूनर और लेटर, कि हमें इंडियन काउ की तरफ, उसके गुणों की तरफ देखना पड़ेगा, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, और यदि वो सच हैं, जैसा कि मुझे विश्वास है सच मिलते हैं, जैसा कि यूएस पेटेंट कहते हैं, तो फिर हमें उसको संवर्धन करना पड़ेगा। ब्राजील ने अपनी सारी काउस को पिछले 20 सालों में, इंडियन गिर को वो ले गए, बुल्स को, और उससे उन्होंने अपने सारे काउ को उनको A2 में कन्वर्ट कर दिया है। अर्जेंटीना यही कर रही है, और उनकी इकोनॉमी बहुत हद तक उस काउ से गवर्न हो रही है जिसका स्रोत इंडिया में है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ वही काउ बेचारी सूखा कचरा खाती घूम रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, उसकी तरफ कोई सरकार का भी ध्यान नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। क्यों? उसको कोई वैल्यू नहीं समझ रहा। घर की मुर्गी दाल बराबर। ब्राज़ील में वही गायें जो हैं वो उनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का वो बन गया, और हमारे यहाँ नहीं है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इंडियन काउ को पहचाने कैसे। उसकी दो पहचान है, एक तो उसके ऊपर एक कुबड़ होता है, हम्प होता है, और उसका जो ये गले का होता है, पर्दा कहते हैं उसे, वो लटका हुआ होता है। ये लटका होता है और उसके ऊपर ऐसा होता है। इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सील्स में, जो कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी इस देश की शान है कि 5000 साल पहले यहाँ इतनी उन्नत सभ्यता थी, जबकि यूरोप अमेरिका में उस समय तो शायद कुछ भी नहीं था, या कैनिबलिज्म रहा होगा, पता नहीं क्या रहा होगा, देयर इज नथिंग नोन। उस समय की सील्स में इंडियन काउ का इमेज है। सो दैट मीन्स इंडियन काउ वाज डोमेस्टिकेटेड, उसको हमने डोमेस्टिकेट कर लिया था, पालन शुरू कर दिया था 5000 साल पहले। तो आप सोचिए ना कि कितने जीनियस रहे होंगे हमारे महापुरुष और हमारे ऋषि, कि उन्होंने उसको पहचान लिया तब, जिसको हम आज भी नहीं पहचानने को तैयार हैं। निश्चय ही हमारे लिए गर्व की बात है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकगण भी आपकी इन बातों पर गौर करेंगे और हमारी भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद के इन नेग्लेक्टेड विषयों पर ध्यान देंगे, ताकि उनका वो अपने जीवन में प्रैक्टिकली उपयोग कर सकें। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते अब हमारे दर्शकगण को आप एक टेक होम मैसेज बता दें, एक इसका सार बता दें, ताकि वो इन बातों पे अमल कर सकें और ध्यान रखें। टेक होम मैसेज ये है कि मिल्क जो है अपने आप में एक संपूर्ण आहार है लगभग, और वेजिटेरियंस के लिए जो है इसलिए भी आवश्यक है कि B12 नाम का जो विटामिन है वो केवल एनिमल सोर्सेज में मिलता है, इसलिए उनके लिए दूध लेना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। और दूध में सबसे उत्तम वैज्ञानिक तौर पर काउज मिल्क है, और वो है इंडियन काउ का मिल्क, जो कि वैज्ञानिक तौर पर A2 मिल्क भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे हम लेंगे तो, या उसके आसपास लेंगे तो गोट मिल्क है, बट गोट मिल्क मिलता नहीं है। उसके बाद है भैंस का मिल्क, बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, बट वो है नंबर 2। नंबर 3 पे लास्ट में रखूंगा जो जर्सी गाय का दूध है, जिसमें कि बीटा केसोमोर्फिन नाम का एक नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ है, जो कई बीमारियों से जुड़ा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, मिल्क जो है वो किसी भी फॉर्म में लें, आप मिल्क लें, बॉयल करके लें तो भी लाभदायक है, आप दही बना के लें तो भी वो A2 वाला क्वालिटी रहती है। हाँ, चीज़ बना के लें तब भी वो A2 वाली क्वालिटी रहती है ना। तो उस वे में आयुर्वेद के अनुसार तो मट्ठा भी बहुत अच्छा है,
मट्ठे के रूप में लें। और उसके बाद मैं दूसरा आगे का मैं ये कहूँगा कि मिल्क में क्योंकि मिलावट बहुत है, एडल्ट्रेशन बहुत है, तो आप किसी अपने दूध वाले को, अपने गांव वालों को एनकरेज करिए, उनको प्रोत्साहित करिए कि वो देसी गाय को पालें और उस देसी गाय का दूध आप पिए, आपके बच्चों को पिलाएं, स्पेशली इन्फेंट्स को। ये तो विदेशी पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, इन्फेंट्स को जर्सी गाय का दूध नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको सर्वाधिक नुकसान की संभावना है। आप स्वयं चलो, आप कहते हैं नहीं साहब हम तो कुछ भी पी लेंगे, तो कम से कम अपने छोटे बच्चों के लिए, 1 साल से कम बच्चों के लिए किसी ना किसी तरह से देसी गाय का दूध ही अरेंज करें क्योंकि उसका नुकसान सबसे ज़्यादा उन्हें हो सकता है। तो ये मैंने कुछ बातें बताई और इसका हम अगर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ दर्शकगण इन बातों पर अमल करेंगे। समय की पाबंदी होने की वजह से जाने का मन तो नहीं कर रहा, परंतु फिर भी अगले एपिसोड में हम अगले और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकगण, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए इन जानकारी पर और इन महत्वपूर्ण बातों पर अब आप ध्यान देंगे और 1 ग्लास ऑफ मिल्क देकर अब नाक मुँह नहीं सिकोड़ेंगे, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो और चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो। आप अपने महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति को ध्यान देंगी, उन्हें नेग्लेक्ट ना करके, और हमारे आयुर्वेद में कही गई बातों को घिसी पिटा ना समझकर इन पर ध्यान देंगे। अगली बार हम फिर और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आज्ञा दें।